हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म। और मैट्रिक्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कैसे निकाली जाती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, और इसका यूज़ करके हम मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, और रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, कोलन एक्लन फॉर्म क्या होती है। अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनको देखें, उनको समझें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म, एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, क्या लिखा है? एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n कैन बी रिड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस इनटू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और वो किसी भी ऑर्डर की है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? उसके अंदर ज़ीरो के अलावा भी एंट्री लिखी हुई है, सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा भी कोई ना कोई वहाँ पे नंबर है। ठीक है, हर एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स जिसका कुछ भी ऑर्डर है, m by n से हमने ऑर्डर को डिनोट किया है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलन ऑपरेशंस। मतलब हम उस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा के उस मैट्रिक्स को एक नई मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो जो नई मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म की होगी? तो वो इन चार में से किसी भी फॉर्म की हो सकती है। ठीक है, वो इस तरीके से भी लिखी हो सकती है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी, किसी भी फॉर्म की वो हो सकती है। तो वो जो ये फॉर्मेट ये जो हम निकालेंगे वहाँ पे उस मैट्रिक्स को, इन इसे किसी भी फॉर्मेट में जब हम रिड्यूस करेंगे तो इस ये जो फॉर्म्स आएंगी इनको हम कहेंगे उस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे आई आर का मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है ना, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें आर रो है और आर ही कॉलन है। इधर साइड में क्या है? ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, इधर भी ज़ीरो मैट्रिक्स है। इस फॉर्मेट में क्या है? ऊपर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आर बाई आर ऑर्डर की, और नीचे क्या है? उसके ज़ीरो मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आर बाई आर ऑर्डर की, और साइड में क्या है? उसके ज़ीरो मैट्रिक्स। या फिर वो इस टाइप की भी हो सकती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी जो कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, उस पर हम लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशन। तो वो दोनों की ही हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है। ऐसा नहीं कि केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे या केवल एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो जहाँ पे स्टेबल रहेगा, जहाँ पे कॉलम ऑपरेशन की ज़रूरत होगी वहाँ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, जहाँ पे रो ऑपरेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, और उन ऑपरेशंस का यूज़ करके हम उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करा देंगे इनमें से, इन चार में से किसी भी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है ना, और हमें पता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के जो मैट्रिक्स मिलती है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम हमारी गिवन मैट्रिक्स को इनमें से चार में से किसी भी फॉर्मेट के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशंस का यूज़ करके, तो वो जो फॉर्म यहाँ पे आएगी वो उस गिवन मैट्रिक्स की क्या होगी? नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, वेयर आई आर का मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आई आर का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। एंड ओ का मीनिंग क्या है? ओ रिप्रेजेंट ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स का ये नहीं होता कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या रेक्टेंगल, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो साइड में लिखा हुआ है
ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो 1/2, 2/1, 3/3 किसी भी टाइप की हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ये जो चार फॉर्म यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, इनको क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। वो जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो इन चार में से किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो केवल इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी या फिर केवल इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी या इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वो किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। वो उसकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी रैंक कितनी है और वो मैट्रिक्स किस टाइप की है बेसिकली। इसके बाद है यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है, द रैंक ऑफ एन m/n मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m/n है और उसकी रैंक अगर r है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर IR 0 0 0, ठीक है, बाई ए फाइनाइट चेन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और अगर किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वही उस गिवन मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी, ठीक है ना। अगर रैंक आर है तो वो इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये IR का मतलब ये उसका ऑर्डर है और यही हमारी गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। ऐसा ही यहाँ पे ये हमारी गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स की रैंक है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई है ना, ये हमारी रो एक्लन फॉर्म ही है। जैसा हमने रो एक्लन फॉर्म नहीं पढ़ी हुई है, वो रो एक्लन फॉर्म ही है ये एक तरीके से। और यहाँ पे ये जो है ये कोलन एक्लन फॉर्म है, ठीक है ना। ये कॉलम रिड्यूस्ड वाली है एक तरीके से, कुछ कुछ उसके ही सिमिलर है ये और ये भी, ठीक है। अब इसके बाद है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN बाई सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जो कि कैसे ऑब्टेन करी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, पर कितनी बार लगाना है, केवल एक बार, ठीक है ना, सिंगल लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब आपके पास ये जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपने क्या किया, इसकी किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करोगे तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। वो जो नई मैट्रिक्स मिली है वो कब मिली, जब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक बार एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो वो नई मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, किन्हीं भी दो रोज को आपस में जोड़ दिया, तो नई मैट्रिक्स जो मिलेगी वो क्या होगी, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन केवल ये है कि आपने केवल एक बार यानी सिंगल टाइम एक बार ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, वो 1 2 3 किसी भी टाइप की, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या होएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप 6 टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिसेस बना सकते हो। नोट में लिखा हुआ है, एज वी नो देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, सो देयर आर 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो हमारे पास कितनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होंगी, 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस होंगी, क्योंकि 6 टाइप के ही एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। 3 रो के अकॉर्डिंग होते हैं और 3 कॉलन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। हमने क्या किया, हमने ना R1 में क्या किया, R2 + 8 R3 कर दिया है ना। एक बार ही हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया ये, ठीक है ना। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाया R1 के अंदर, तो ये नई मैट्रिक्स मिली हमें। इसको हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से हमें मिली है, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, ऑल एन एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। मतलब जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, नॉन सिंगुलर होती है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, आपने अगर पहले वाली वीडियोस देखी है या आपने 12th में भी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉन सिंगुलर है
तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है, जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं वो सारी की सारी नॉन सिंगुलर होती हैं। और हमने पढ़ा है कि भाई 6 टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं, तो इसका मतलब वो 6 की 6 कैसी होएंगी, नॉन सिंगुलर होएंगे। मतलब उनके अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी। तो हम बारी बारी से एक एक को स्टडी करेंगे उन 6 को। ठीक है, एज वी नो डेट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब एलिमेंट्री मैट्रिसेस को हमने डिनोट कैसे किया था, जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा, आर ई आई जे। आर ई आई जे का मीनिंग क्या है, आपने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया रो के अकॉर्डिंग। और ऑपरेशन क्या लगाया है आपने ना, आईएथ रो को और जेथ रो को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता RE12, उसका मतलब क्या होता, आपने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, आर का मतलब क्या है, रो के अलोंग आपने ऑपरेशन लगाया है। अब यहाँ पे आई जे का मीनिंग क्या है, आपने आई एथ रो और जे एथ रो को इंटरचेंज कर दिया। और अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था, आप क्या करो, आई एथ रो को के से मल्टीप्लाई कर दो। के कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर है, कोई भी नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम, REI ब्रैकेट में के। इसका मीनिंग क्या है, आपने आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आईएथ रो के हर एलिमेंट के साथ के से मल्टीप्लाई कर दिया है। REIJ ब्रैकेट में के लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, आपने जेएथ रो को के से मल्टीप्लाई करके फिर आईएथ रो में ऐड करा दिया। ठीक है ना, तो जब आप ये वाली मैट्रिक्स जब बनाओगे तो इसमें क्या होएगा, इसमें जेएथ रो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होएगी। ठीक है ना, ऑपरेशन आईएथ रो में लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ RE1 2 और ब्रैकेट में मैंने लिखा 3। इसका मीनिंग क्या है, दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट रो में ऐड करो, तो ऑपरेशन फर्स्ट रो में लगा है। इसको आप इसी ऑपरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट में ऑपरेशन लगाया तो R1 और ऑपरेशन क्या लगाया, R1 प्लस दूसरी रो के साथ 3 से मल्टीप्लाई यानी 3R2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R1 प्लस 3R2। आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिखो, तो ऑपरेशन लगा के क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में जब आप इसको ऐड करोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ज़ीरो की 3 से करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 से करके ज़ीरो में ऐड करोगे तो 3 और ये ज़ीरो, बाकी सारी रोज़ एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि बाकी कहीं पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इनको, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, देखो ये जो 3 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी है ना, ये रो के अलोंग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मिली है। आइडेंटिटी पे जब आपने रो के अकॉर्डिंग लगाया, अब सेम इसी पैटर्न में 3 और भी लिखी हुई है यहाँ पे, ये कॉलम में लगाने से मिलेंगे। जैसे आपने आयत कोलन को जेथ कोलन से इंटरचेंज करा दिया, ये क्या है, आयत कोलन की के से मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या है, जेथ कोलन की के से मल्टीप्लाई करके आयत कोलन में ऐड कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ये के की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है ये जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी की सारी नॉन सिंगुलर है। मतलब एक एक का डिटर्मिनेंट निकाल लो और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे होता है नाउ, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं REIJ को। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स REIJ इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है किसको, आईएथ रो को किसके साथ, जेएथ रो के साथ, और ये किसके अंदर कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी नो डेट इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर आप किसी किसी किन्हीं भी दो रोज को आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो उससे क्या होएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में केवल इतना फर्क पड़ेगा कि वो उसका निशान बदल जाएगा, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो इन 2x2 या फिर 3x3 की मैट्रिक्स, और उसके अंदर चेंज करके देखो, आपको दिखेगा कि वो
मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट आपका इस मैट्रिक्स का है REIJ का, ठीक है ना, वो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होएगा, जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था उसके आगे माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी के आगे क्यों माइनस लगाया, इसका रीज़न क्या है। जैसे अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, हमने ये जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स यहाँ पे स्टडी करी है, ये 6 टाइप जो हमने यहाँ पे स्टडी करे हैं, ये 6 के 6 टाइप कब आए हैं, जब आपने आइडेंटिटी के ऊपर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, है ना। तो अब आपके पास आइडेंटिटी है, आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आई है उसको आपने इससे डिनोट किया REIJ से, ठीक है ना। मतलब ith रो और jth रो को इंटरचेंज किया, किसकी, इस वाली की। अब हमने अभी भी लिखा कि भाई किन्हीं भी दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो पुराने वाली मैट्रिक्स और नए वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में माइनस का फ़र्क पड़ेगा। पुराने वाली मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट निकाल लेना इसका। नए वाली मैट्रिक्स क्या, REIJ, इसका भी आप क्या निकाल लेना, डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो इन डिटर्मिनेंट में कितना फ़र्क आएगा, माइनस का, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट होएगा ये इसके डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होएगा, और इसका डिटर्मिनेंट सभी जानते हैं, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के आगे माइनस लगाएंगे तो वो -1 होएगा, ठीक है ना। तो REIJ का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के। और -1 सभी को पता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। अब अगर किसी स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो स्केयर मैट्रिक्स क्या हो जाती है, नॉन सिंगुलर। तो वही लिखा है, दिस इम्प्लाइज REIJ इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी जो नोटेशन है वो मैट्रिक्स के लिए लिखी गई है, ताकि हमें पता चल जाए कि ith रो और jth रो को इंटरचेंज किया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब हम बारी बारी से एक एक करके अगली फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगेन मैट्रिक्स REI के, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होएगा या नहीं होएगा। तो इसमें हमने क्या किया, ith रो को k से मल्टीप्लाई करा दिया। किसकी ith रो को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिसेस बनाई है हमने, ठीक है ना। ये जो 6 की 6 मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिखी है ना, ये 6 मैट्रिक्स, ये वाली, ये मैट्रिक्स बनी कैसे है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो अब हम ये वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ith रो के साथ k से मल्टीप्लाई करा दिया। और हम सब जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी एक रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करा देते तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका, ठीक है ना। अगेन मैट्रिक्स REIK इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग k विद ith रो ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, ठीक है ना। एंड वी ऑल्सो नो इफ वी मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो स्केलर इन ए रो ऑफ एनी स्केयर मैट्रिक्स then the determinant of the new matrix is become that scalar times the determinant of the old matrix। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बताई है। जैसे पुरानी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, हमने क्या किया, इसकी ith रो के साथ ना k को मल्टीप्लाई करा दिया, तो नई मैट्रिक्स क्या आ गई, REIK, ठीक है। तो इनके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन रहेगा, पुराने वाली का जो डिटर्मिनेंट है और नए वाली का डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन रहेगा, नई का डिटर्मिनेंट पुराने वाली के डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। पुरानी कौन सी है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट सभी को पता है कितना होता है, 1। तो 1 इंटू k करेंगे तो वैल्यू k आएगी, और k कैसा नंबर था, k तो नॉन जीरो नंबर था, तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो वो कैसी हो जाती है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब तीसरे वाला टाइप पढ़ेंगे, फर्दर मैट्रिक्स REIJ के, मतलब क्या किया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की jth रो को k से मल्टीप्लाई करके ith में ऐड किया, ठीक है ना। ऑपरेशन तो ये ith में लगा है, jth की तो हमने हेल्प ली है, ठीक है। जैसा अभी मैंने ऊपर एग्जांपल में भी इसका ऊपर लिख के दिखाया था आपको, REIJ के इज ऑब्टेन्ड बाई RI में ऑपरेशन लगाया क्या, k टाइम्स ऑफ RJ करके, to identity matrix and we know that the determinant remain unchanged under this operation। और अगर आप इस तरीके से कोई ऑपरेशन लगाते हो कि किसी एक पार्टिकुलर रो की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को किसी पार्टिकुलर रो में ऐड करो, तो उससे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू एज इट इज़ ही मिलती है, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, इसका प्रूफ भी है वैसे अलग से, ठीक है। तो हमने यही किया, देयरफॉर जो नई मैट्रिक्स है और जो पुरानी मैट्रिक्स है उनका जो डिटर्मिनेंट होएगा वो सेम रहेगा। अब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना था, 1,
तो इस वाले का भी डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा हमने इन रो के लिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिसेस बनाई है, जिस तरीके से हमने इनको प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो कॉलम वाली के लिए भी हम सेम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, कोई खास चेंज उसमें नहीं आएगा। हेंस ऑल 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। तो हम बोल सकते हैं कि जो 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हमें मिली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस लगा लगा के जो हमने मैट्रिसेस बनाई है, वो सारी की सारी कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। एट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड n बाई p रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक को हमने ए से डिनोट किया, दूसरी को हमने बी से डिनोट किया। जो ए है उसका ऑर्डर m बाई n है और बी का ऑर्डर n बाई p है। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू ए रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन टू बी रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हमने ए और बी की पहले ही प्रोडक्ट करा ली है, जो कि कुछ इस तरीके से है, ए बी इक्वल्स टू 5 - 5 2 0 0 -1। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, और आंसर कितने का आया, 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ना फर्स्ट एंड सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कराऊँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरचेंज करा देते तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 0 -1 5 -5 2, ये वाली मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, बट अगर आप इसकी ही इन्हीं दो फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज करा के फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही मैट्रिक्स आएगी। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसकी रोज को इंटरचेंज कराया 2 -1 एंड 1 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 1 2 -1 -2 0 1। तो आंसर क्या आएगा, इसके जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो 2 की 1 से 2 होएगी, -1 की 2 से 2 होएगी, माइनस का है ना, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ये भी 0। इधर कराओगे 0, इधर कराओगे -1। 1 की 1 से 2 की 2 से करोगे तो 4 और 1 5, और यहाँ पे कराओगे तो -5, और यहाँ पे कराओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और आप इजीली देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के दोनों क्या है, सेम। मतलब आपने अगर प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स में कोई रो ऑपरेशन लगाना है, ये हमने क्या लगाया, रो ऑपरेशन लगाया, इंटरचेंज ही तो कराया हमने, R1 इंटरचेंज करा दी हमने किसके साथ, R2 के साथ। तो आप प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स में ना लगा के आप प्री मैट्रिक्स में, ए बी में जो ए है वो प्री मैट्रिक्स है, बी पोस्ट मैट्रिक्स है, तो प्री मैट्रिक्स में वही ऑपरेशन लगा दो। ठीक है ना, जो आप इसमें लगाना चाहते हो, और इसमें ए में लगा के और फिर बी से मल्टीप्लाई करो तो आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब जो आप चाहते थे, प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स में दो रोज को इंटरचेंज करना चाहते थे तो ए में करो, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगी। ठीक है, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, ठीक है ना, आप क्या चाहते हो कि भाई आप ए बी के फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को ऐड करना चाहते हो, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें मिलेगा 0 + 0 0 5 - 5 0। ठीक है ना, बाकी एज इट इज़। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी मैट्रिक्स के अंदर हमने एक मिनट, नहीं इस पे नहीं लगाएंगे, इस पे ए बी मैट्रिक्स में हमने क्या किया, पहले दोनों कॉलम्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, हमने C1 में ऑपरेशन लगाया C1 + C2। ठीक है, तो आफ्टर ऑपरेशन वी गेट 5 - 5 ऐड करेंगे 0, यहाँ पे 0 पहले से ही है, 0 + 0 करेंगे तो यहाँ पे -5, इधर 0, इधर 2, इधर -1। ठीक है ना, और अगर आप बी मैट्रिक्स के अंदर सेम ऑपरेशन लगा लेते हो और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगी। देखो करके देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने लिखी 1 2 2 -1। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमने लिखी, इनको ऐड कर लो, 1 - 1 0, 2 - 2 0, -1 -2 0 1। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0 2 0 0, 1 -1 -1, यहाँ पे क्या होएगा, -2 मतलब -5। इनकी करेंगे तो 0 और 2,
इनकी करेंगे तो 0 0, ठीक है। इनकी करेंगे तो -2 +2 वो भी 0 होएगा, यहाँ पे 0 और 1 -1 -1, ठीक है। और आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या आई हैं, सेम मैट्रिक्स आई है। तो ये थ्योरम यही कहती है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स मिली है उसमें कोई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, तो आप परी मैट्रिक्स में वही रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के फिर बी से मल्टीप्लाई कर लो तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स के कॉलम में कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो आप पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम में वही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और फिर ए के साथ प्रोडक्ट करा लो तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरम है इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, बट ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरम है उसका भी हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस केवल स्टेटमेंट को समझेंगे कि उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी obtained बाई प्री या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आपने उसमें कोई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, तो आप उसमें डायरेक्ट वो ऑपरेशन ना लगा के आप क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वो ऑपरेशन लगाओ और उस मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट में। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ए की वैल्यू हमने मान ली 1 2 3 2 1 4, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसकी ना फर्स्ट एंड सेकंड रो को ऐड करूँ, ठीक है ना। R1 में मैं ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, R1 में मैं R2 को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका क्या है कि आप इसी पे ऑपरेशन लगा लो, इसी पे जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, ठीक है। नेक्स्ट एज इट इज़, एक तो डायरेक्ट तरीका था ये वाला, बट अगर आप ऐसे ना करके एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, वो क्या है, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हो ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओ। अब कैसे, जैसे ये 2/3 ऑर्डर की है, तो आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है वो तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर आपको रो ऑपरेशन लगाना है तो आपकी यहाँ पे जितनी रोज है ना उतने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे फिर, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे 2 ऑर्डर की, मतलब I2 मैट्रिक्स लोगे यहाँ पे 1 0 0 1, ठीक है। अब यही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओ, R1 में R2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 1 1 0 1, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है, इस मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कराओ। इस मैट्रिक्स को जब आप ए मैट्रिक्स यहाँ पे करा देते हैं 1 2 3 2 1 4, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जो प्री मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 1 के 1 से करोगे 1, 1 की 2 से करोगे 2, तो 1 + 2 क्या होएगा 3, यहाँ पे करोगे तो 2 + 1 होएगा ये भी 3, यहाँ पे कितना होएगा 7, और इधर कितना आएगा 2 1 4, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट ए के अंदर वो ऑपरेशन लगाया हमने, ए की किन्हीं भी रोज में आपस में कोई ऑपरेशन हमने लगाना है, ठीक है। या फिर हम उसी ऑपरेशन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा के, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमने जब इस ऑपरेशन को लगाया तो ये मैट्रिक्स हमें मिली, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब एक बार कोई ऑपरेशन लगता है और जो मैट्रिक्स मिलती है उसको क्या नाम दिया था हमने, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो वही सेम ऑपरेशन लगा के जो हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली है उसको हमने ए मैट्रिक्स के साथ क्या करा दिया, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। कैसे, वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा के उस मैट्रिक्स की गिवन मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू मिलेगी। अब ऐसे ही अगर आपको इसके किन्हीं कॉलम्स में लगाना था, सपोज आपको करना है C1 में ऑपरेशन लगाना, C1 + C2 करना आपको, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, इस पे डायरेक्ट लगा दो 1 + 2 3, 2 + 1 3, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, ठीक है। बट आप डायरेक्ट ना लगा के इसी ऑपरेशन का यूज़ करके एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालो और उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ। अब जो कॉलम में जो ऑपरेशन लगेंगे वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस पे आपने वो लगाना है वो इतने ऑर्डर की होएगी जितने इसमें कॉलन है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे 3 है तो आप क्या करोगे, I3 को कंसीडर करोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या लगाना है, C1 में लगाना है, C1 + C2 करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 + 0 1, 0 + 1 0 + 0 0, 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है ये कैसी, इसको क्या कहेंगे, पहली बात तो ये होगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी पे एक बार ऑपरेशन लगा के हमें ये मिली है। इस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। गिवन मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 1 3 4, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स क्या है, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब जब आप इनको पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इसको ये कितने ऑर्डर की है, ये 2/3 ऑर्डर की है, ये 3/3, तो रिजल्ट में भी 2/3 की होएगी। अब इसको करेंगे तो 1 की 1 से होएगी, 2 की 1 से होएगी, इसकी 0 से, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जब इस कॉलन के साथ करोगे तो 1 की इससे करोगे 0, 2 की 1 से करोगे 2, 3 की 0 से करोगे 0, तो यहाँ पे 2 आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 और 1 3, 4 की तो 0 से 0 हो जाएगी। अब इसके साथ करेंगे तो केवल 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के दोनों क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो यही इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। एवरी एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम जो आपको लगाना है, अगर आपको रो ऑपरेशन लगाना है किसी मैट्रिक्स के ऊपर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या करना, वही ऑपरेशन किस पे लगा देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। और उस पे लगाने से जो आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी क्या करा देना, प्री मल्टीप्लाई करा देना उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की गिवन मैट्रिक्स के साथ। और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो आइडेंटिटी पे लगाओ सेम कॉलम ऑपरेशन, और जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसकी क्या करा दो, पोस्ट मल्टीप्लाई करा दो गिवन मैट्रिक्स के साथ। इसके बाद जो अगली थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप। कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, मतलब आपने आइडेंटिटी पे एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और आपकी एक मैट्रिक्स मिली है जिसको हमने क्या नाम दिया था, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अगर आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, ये नीचे 6 केसेस बनाए हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला केस है, अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या किया, ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर दिया, एक नई मैट्रिक्स मिल गई और आपको निकालना है इन्वर्स उस मैट्रिक्स का, तो आप कुछ मत करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर दो, दोबारा से सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी, वही इन्वर्स आएगा। मतलब वो जो मैट्रिक्स है वही खुद का इन्वर्स बनेगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने निकाल ली मैट्रिक्स RE13। RE13 क्या आएगी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करो तो 0 0 1 यहाँ पे चला जाएगा, 1 0 0 यहाँ पे चला जाएगा और 0 1 0 एज इट इज़ रहेगा। अब ये थ्योरम क्या कहती है, आप इसका अगर इन्वर्स निकालना चाहते तो आप क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यही ऑपरेशन लगा दो सेम, ठीक है ना। अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना तो आइडेंटिटी पे सेम यही ऑपरेशन लगाओगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी और वही इसका इन्वर्स बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम RE13 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, RE13 ही होगा, मतलब यही मैट्रिक्स 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये खुद का इन्वर्स बनेगी है। और इन्वर्स कैसे चेक करते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर ए का इन्वर्स है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इंटू ए करो या फिर ए इंटू ए इन्वर्स करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा और वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनको हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और दोबारा से सेम 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर आइडेंटिटी आ गया तो ये इसका इन्वर्स है, 0 की 0 से करोगे 0 की 0 से, 1 की 1 से, तो क्या आएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 1 1 0, मतलब 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई REIJ का जो इन्वर्स होगा, REIJ का जो इन्वर्स होगा वो क्या होएगा, खुद REIJ ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है, आपने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल ली, कैसे, ith रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया आपने,
ठीक है, एक नई मैट्रिक्स आपको मिल गई और उसका अगर आपको इन्वर्स निकालना तो वो इन्वर्स क्या होएगा, आप ith रो को के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दो आइडेंटिटी के अंदर, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इन्वर्स बनेगी। अब के इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1/k, और के नॉन जीरो होना चाहिए। इसको भी एक एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी को हम लेके चलते, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका क्या करा हमने, RE13, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के साथ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे 3 आएगा, बाकी सब जगह 0 रहेगा, 0 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर इसका इन्वर्स आपको निकालना तो आप क्या निकाल दो, RE1 3 इन्वर्स मतलब 1/3। आप क्या करो, ith रो मतलब फर्स्ट रो है इस एग्जांपल में, फर्स्ट रो की ना आप 3 इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/3 से, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो इसका जो इन्वर्स होगी वो ये मैट्रिक्स बढ़ेगी। अब चेक कैसे करना, इनकी मल्टीप्लाई करा लो, अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ गई तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आइडेंटिटी ही देगी इनकी मल्टीप्लाई। अब जो तीसरा केस है वो क्या है, अगर आपको REIJ, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे जो के है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, सेम ऑपरेशन लगाना है, ठीक है ना। जे यहाँ पे तो जेथ रो की के से मल्टीप्लाई करके ith में ऐड किया है, यहाँ पे जेथ रो की माइनस के से मल्टीप्लाई करके ith में ऐड करेंगे तो इन्वर्स निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे के की जगह पे ले लेता हूँ कुछ भी वैल्यू, जैसे आई और जे को मैंने ले लिया 1 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, RE1 to 5 का मतलब आपने आइडेंटिटी की सेकंड रो को 5 से गुणा करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे तो यही रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना तो आप क्या करो, ये वाली मैट्रिक्स निकाल लो, E1 to -5, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी की सेकंड रो को -5 से गुणा करके फिर फर्स्ट में ऐड करो, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे -5 होएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा -5, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इनकी उसके बाद क्या करना, हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, तो वो आपके लिए टास्क है, इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। जिस तरीके से हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए काम किया, सेम ऐसे ही कॉलम्स के लिए भी सेम इन्वर्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है, ऊपर वाले 3 मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। प्रूफ इसका भी नहीं करेंगे, केवल इसको समझेंगे और इसको यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ ए बी एन m/n मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m/n है, ठीक है ना, और रैंक कितनी है, ए की r इसकी रैंक है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस p एंड q, तो आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिलेंगी, एक p है और एक q से हमने जिसको डिनोट कर दिया, और ये मैट्रिक्स कैसी होंगी, सच डेट PAQ किसके इक्वल हो जाएगा, IR0 0 0, ठीक है। मतलब आप ए की प्री मल्टीप्लाई करो पी से एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो क्यू से, तो आपको उसकी नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म आपको मिलेगी। तो इसका प्रूफ हम करेंगे, तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एज वी नो that if A is m/n matrix of rank R, then it can be transformed into the form IR0 0 0 by elementary transformations या फिर operations। ऐसा हमने पीछे एक थ्योरम में पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास एक नोट पढ़ा था हमने कि भाई आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की और उसकी रैंक अगर R है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी कैनोनिकल फॉर्म में, इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अब वो फॉर्मेट कैसे बनेगा, सिंस एवरी हम उस फॉर्मेट को बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, हम ए पे लगाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा के हम क्या करेंगे, हम उसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स पे कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है रो के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई कराएंगे
वही ट्रांसफॉर्मेशन हम आइडेंटिटी पे लगाएंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लेंगे और प्री मल्टीप्लाई कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रूफ भी करा था, इसका मतलब एग्जांपल से ये वाला जो रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो आइडेंटिटी पे लगाओ सेम ट्रांसफॉर्मेशन, उससे क्या मिलेगा, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी, उसको हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। कॉलम में लगानी है तो आइडेंटिटी पे लगा के एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लो और फिर उससे क्या कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम सेम रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो सेम रिजल्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कैसे, सिंस एवरी एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस पर ऑपरेशंस लगाते हैं और ये वाला फॉर्मेट हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। वो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, हम उस पर रो ऑपरेशन भी लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगाएंगे। जब जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिख लेंगे साइड में, उसमें क्या करेंगे, वही रो ऑपरेशन हम उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे लगाएंगे और उसको फिर परी मल्टीप्लाई करा देंगे गिवन मैट्रिक्स से। ठीक है ना, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हमने जैसे ए पे कोई रो ऑपरेशन लगाया तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स P1 लिख ली। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने ए पे हमने सपोज ए की R1 में से R2 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने वही R1 माइनस R2 किस पे लगाया, आइडेंटिटी पे, और आइडेंटिटी पे लगा के जो मैट्रिक्स आई है वो उसको क्या कह दिया हमने, P1। ठीक है ना, सपोज हमने कोई और रो ऑपरेशन भी लगा दिया तो उसके लिए हमने क्या लिख दी यहाँ पे, P2। इस तरीके से जितने भी रो ऑपरेशन लगते रहेंगे, हर एक रो ऑपरेशन के लिए हम ए के प्री मल्टीप्लाई करते रहेंगे एक एक मैट्रिक्स, P1 P2। इस तरीके से हमने सपोज के ऑपरेशंस लगाए रो में और ऐसे ही हमने एस टाइम्स ऑपरेशन लगा दी, एस ऑपरेशंस लगा दिए हमने कॉलम्स के अंदर। ठीक है ना, पहली बार जब हमने कॉलम में कोई ऑपरेशन लगाया तो Q1 मैट्रिक्स लिख ली, उसके लिए आइडेंटिटी पे सेम ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स मिली उसको Q1 नाम दिया हमने। ऐसे ही फिर दूसरे टाइम अगर हम जब ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम में तो उसके लिए Q2 नाम दे दिया। ऐसे करते कि लास्ट में जब भी हम लास्ट में कोई ऑपरेशन हम लगा रहे हैं कॉलम के अंदर तो उसको QS से हमने डिनोट कर दिया जो मैट्रिक्स आएगी। तो ए की प्री मल्टीप्लाई में ये सारी मैट्रिक्स आएंगी, पोस्ट में सारी आएंगी, यानी ये सारे ऑपरेशंस लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जो प्री में जो मैट्रिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जो पोस्ट की मैट्रिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को। ये सारे ऑपरेशंस लगने के बाद हमें फाइनली इस टाइप का फॉर्मेट मिला है। ठीक है, अब ये सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है P1 P2 Pk। ठीक है ना, और हमने पढ़ा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो होती है वो नॉन सिंगुलर होती है, प्रूफ भी इसका हमने किया था। ऐसे ही ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कॉलम के अकॉर्डिंग जो आई है, और वो भी कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई भी नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है ना, तो P1 P2 Pk इन सभी का जो कंबाइन करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको हमने P से डिनोट कर दिया, और Q1 Q2 QS को कंबाइन करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, Q से। तो यही लिखा है, वी ऑल्सो नो दैट ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। देयरफॉर इनको हमने P से डिनोट कर दिया प्रोडक्ट को, इनको Q से, जो कि कैसी मैट्रिक्स आई, P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई है। ठीक है ना, तो हमने लिखा है PAQ किसके इक्वल हो गया, इस तरीके से IR 0 0 0। नेक्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम वैसे इतनी पूछी नहीं जाती बट इसका ये जो रिजल्ट है वो यूज किया जाता है कई बार एग्जांपल्स में। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ A B N M/N मैट्रिक्स ऑफ रैंक R। ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक R है और इसका ऑर्डर कितना है, M/N। ऐसे ही बी कोई ये नॉन सिंगुलर सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर ए कोई भी M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, रैंक इसका R है, तो देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। तो हमें क्या मिलेगी, कोई ना कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी जिसको किससे डिनोट कर दिया, P से डिनोट। और ये P मैट्रिक्स कैसी होगी, अगर आप इसको A से मल्टीप्लाई कराओगे परी मल्टीप्लाई, तो आपका जो वैल्यू मिलेगी, आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, B0 0 नल मैट्रिक्स है। वेयर B कैसी मैट्रिक्स है, B इज एन R/N मैट्रिक्स। B जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज है, जितनी A की रैंक थी, और कॉलम्स कितने, जितने A के अंदर कॉलम्स है। R/N मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, जो और जो मैट्रिक्स B होगी उसकी रैंक भी कितनी होएगी, R होएगी। ठीक है ना, वो क्या, वो कोई भी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स,
और ओ के अंदर कितनी रोज होंगी, देखो ए में कितनी रो है, m/n है ए का ऑर्डर। और जो हमने मैट्रिक्स जो हमें मिली है पी, वो कैसी मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यानी पी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो जो पी है वो ए के साथ परी मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो क्या होनी चाहिए, सेम। अब ए में एम कॉलम एम रोज है, तो पी में एम कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे एम कॉलम्स हैं। और पी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो भी कितनी होएंगी, एम होएंगी, ठीक है ना। तो ये जो पी मैट्रिक्स है वो m/m ऑर्डर की है, ए मैट्रिक्स m/n, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बाई कितने की आएगी, ये भी m/n ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स है जो वो कितने ऑर्डर की है, r/n, यानी बी के अंदर r रोज है, बी के अंदर r रो है और पूरी के अंदर m रो है, तो नीचे कितनी रो बचेंगी, m में से ऊपर r है अगर, तो नीचे कितनी बचेंगी, m-r। कॉलम कितने हैं टोटल, n ही है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर ए मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ऑर्डर m/n है और रैंक r है, तो आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। सपोज पी कैसी होएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी, नॉन सिंगुलर होएगी, m/m ऑर्डर की, और पी की अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका फॉर्मेट b0 रहेगा, जिसमें b एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर, सॉरी स्क्वायर नहीं, b एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है r/n ऑर्डर की, जिसकी रैंक कितनी है, r है, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ कैसे है, देखो अगर ए की रैंक आर है और ए का ऑर्डर m/n है, तो हम ए को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था इसको, ठीक है ना। ए को इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो वही थ्योरम हमने यूज़ करी है। ए को हमने ऐसे लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने नाम दिया। और पी और क्यू कैसी मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर। क्यों नॉन सिंगुलर है, तो क्यू का इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्यू के इन्वर्स से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कराई, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्यू और क्यू इन्वर्स आइडेंटिटी बन गए हैं, बट उधर क्या लिख दिया हमने, क्यू इन्वर्स, ठीक है। और अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी कैसा होता है, नॉन सिंगुलर। तो क्यू इन्वर्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है जिसका प्रूफ यहाँ पे नहीं है, बट इसका प्रूफ आगे आएगा। यहाँ पे जस्ट इसको यूज़ किया है, एज वी नो एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब आपके पास अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका प्रूफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कैनोनिकल फॉर्म का ही यूज़ करके इसका प्रूफ बनाया गया। जो भी ये वाली जो थ्योरम हमने करी थी, पी ए क्यू इक्वल्स टू IR00, इसी का यूज़ करके इसका प्रूफ होएगा, ठीक है। वो अलग से मैं कराऊंगा, अभी बस इसको यूज़ करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो क्यू नॉन सिंगुलर था तो क्यू इनवर्स भी नॉन सिंगुलर है, क्यू इनवर्स बीइंग नॉन सिंगुलर, क्यू इनवर्स नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ F1 F2 FT, और F1 F2 FT क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्यू इनवर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, F1 F2 अप टू FT, ठीक है ना। सिंस पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स अमाउंट्स टू ई कॉलम ऑपरेशन। अब ये जो F1 F2 FT है वो सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई एक ऑपरेशन लगाया आपने, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और फिर आपको मैट्रिक्स मिली है। F1 कैसे मिलेगी, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ना कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, कोई भी ऑपरेशन, ठीक है। और फिर आपको क्या मिल गई, F1 मिल गई, ऐसे ही आपको F2 मिल गई, ऐसे ही आपको FT मिल गई, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इनकी पोस्ट मल्टीप्लाई करा रहे हो, इस मैट्रिक्स के साथ आप क्या कर रहे हो, F1 F2 FT की पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और अगर आप किसी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, तो जो ऑपरेशन एलिमेंट्री मैट्रिक्स में लगा वही ऑपरेशन हमारी गिवन मैट्रिक्स के कॉलम में लगता है। सिंस पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स अमाउंट्स टू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो उससे क्या मिलेगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हमारी मैट्रिक्स के ऊपर लगेगा, इस वाली मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो एज लास्ट m-r रोज ऑफ फर्स्ट बीइंग 0 रोज रिमेन 0 रोज ऑन अप्लाइंग F1 F2 FT, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है, देखो अब जैसे यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट कराओगे तो उससे क्या होएगा, इस मैट्रिक्स के कॉलम में कोई ऑपरेशन लगेगा, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स में कोई ऑपरेशन लगेगा। अब यहाँ पे जो पीछे के जो कॉलम बचे हुए हैं, यहाँ पे नीचे जो नीचे रोज लिखी हुई हैं, टोटल यहाँ पे m रो थी,
यहाँ तक आर है, उसके नीचे कितनी है, एम माइनस आर। अब अगर आप कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो उससे क्या होएगा, नीचे ज़ीरो ही रहेगा। इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 0 1 0 2 1 माइनस 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0, ठीक है। अब जो नीचे की दो रोज है वो सारी ज़ीरो है। आपने क्या किया, किन्हीं भी दो कॉलम्स को ऑपरेट किया, जैसे किन्हीं दो कॉलम्स को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, या फिर किसी कॉलम के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। आप किन्हीं भी, सपोज आपने इसको और इसको ही कर दिया एग्जाम्पल के लिए, आप इनको बदल लो या फिर इसमें इसको ऐड कर लो या उसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ये जो नीचे की दो रो है ना, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो यहाँ पे सारी जीरो है। इंटरचेंज करोगे तब भी वही रहेगा, इसकी किसी नंबर से गुना करोगे तब भी ज़ीरो, इधर आके जुड़ेंगे फिर भी ज़ीरो। तो इन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस से गिवन मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लास्ट की रोज़ के अंदर, ठीक है ना, जितनी ये ज़ीरो रोज़ है। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में लिखी हुई है, ठीक है ना। सिंस पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स अमाउंट ई कॉलम ऑपरेशन, पोस्ट मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होता है मैट्रिक्स पे, और लास्ट की एम माइनस आर रोज़ ज़ीरो रोज़ हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो जो आंसर भी जो मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होएगा, फ़र्क पड़ सकता है इधर पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, बट ऑपरेशन सपोज इस टाइप से कुछ होता है, ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो इधर पूरा ज़ीरो है, बट आप इसको और इसको इंटरचेंज कर दोगे तो फिर यहाँ पे तो वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना, या फिर इनको इंटरचेंज कर दोगे, है ना। तो ऊपर इधर वैल्यू बदल सकती है, इन इन रोज से ऊपर वैल्यू बदल सकती है इधर, ठीक है ना। इन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर पहले ज़ीरो था, अब क्या पता कोई नंबर आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, ये ऊपर आर रोज़ है और नीचे एम माइनस आर रोज़ है, बट टोटल कॉलम कितने हैं, एन कॉलन है। तो यहाँ पे ऊपर एक मैट्रिक्स बनाई, उसमें आर रोज़ है, उसने सारे कॉलम्स को कंसीडर कर लिया, बट नीचे की जो ये एम माइनस आर रोज़ हैं ये तो सारी अभी भी ज़ीरो ही हैं। तो यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स लिख दिया नीचे, जिसका ऑर्डर एम माइनस आर बाई एन है, ठीक है। तो यही हमें फॉर्मेट यहाँ पे बना के दिखाना था। ये हमें मैट्रिक्स मिल गई पी, जिसकी हमने ए से मल्टीप्लाई कर दी, तो इस टाइप का फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, रैंक की। जो रैंक ए की थी वही रैंक बी की आएगी। वो कैसे आएगी, देखो, सिंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप ए के साथ परी मल्टीप्लाई करा रहे हो पी की, ठीक है ना। और पी मैट्रिक्स कैसे बनी थी, जब पिछली थ्योरम हमने करी थी, पी किसको लिखा था, P1 P2 और पी के की मल्टीप्लाई। ये जो यहाँ पे पी मैट्रिक्स है ये क्या थी, P1 P2 अप टू पी के, इन सब की मल्टीप्लाई को पी नाम दिया था, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। P1 क्या है, एक टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना। आपने ए मैट्रिक्स में कोई किन्हीं दो रोज को ऑपरेट कराना था या किसी रो के साथ नंबर मल्टीप्लाई कराना था, तो वो ऐसे डायरेक्ट ना करा के आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना के फिर कराया था, है ना। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन से रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस पी की मल्टीप्लाई कराने से ए की रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, सिंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक, देयरफॉर रैंक ऑफ पी ए की रैंक और ए की रैंक दोनों क्या रहेंगी, सेम सेम रहेंगी। तो वो ए की रैंक आर है तो पी ए की रैंक भी कितनी रहेगी, आर रहेगी। यानी इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, आर रैंक आएगी, ठीक है। अब जो रैंक होती है उसमें जो ज़ीरो रोज होती है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, ना ही ज़ीरो कॉलन उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते कभी भी। रैंक नॉन ज़ीरो रोज और नॉन ज़ीरो कॉलन्स ही उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब कि नीचे की जो रोज हैं ये तो कंट्रीब्यूट करेंगी ही नहीं, ठीक है ना। जो इस पी ए की जो रैंक रहेगी वो किसके कारण रही होगी, इस ऊपर वाले जो पोर्शन है इसके कारण उसकी रैंक आई होगी, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मैट्रिक्स बी लिखी हुई है, तो पी ए की रैंक और बी की रैंक क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज आर एंड देयरफॉर रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो आर एज इट हैज़ आर रोज एंड लास्ट एम माइनस आर रोज ऑफ द मैट्रिक्स बी ज़ीरो आर ज़ीरो रोज। ये क्या लिखा हुआ है, देखो कैसे। अब पी ए की रैंक आर है तो इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी होगी थी, आर होगी थी, क्योंकि बराबर है, ठीक है ना। इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक आर है।
अब नीचे वाली जो है ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो ये जो रैंक रही होगी ये किसके कारण रही होगी, इसी के कारण रही होगी। और इसमें आर रोज है और एन कॉलन है, और इसकी रैंक कितनी होगी, फिर आर रैंक हो जाएगी इसकी। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो सेम इसी तरीके से है, उसका प्रूफ यहाँ पे नहीं किया गया, बट स्टेटमेंट है, आप इसको देखना पढ़ के, अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली थ्योरम है वो छोटी सी थ्योरम है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। स्टेटमेंट उसकी क्या है, जो ए की रैंक होती है वही उसके ट्रांसपोज की रैंक होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो, जो ए की रैंक, हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, नॉन जीरो मैट्रिक्स, और उसकी रैंक हमने कितनी मान ली है, आर। ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कुछ किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, आर उसकी रैंक है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या थी रैंक की, रैंक क्या होती है, अगर रैंक आर है तो इस मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर तो आपको जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर आर होगा। ठीक है ना, और वो नॉन जीरो होगा, और आर ऑर्डर से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर जीरो होंगे, तो यहाँ पे हमने यही लिखी सबसे पहले। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज कर दिया, लेट ए ट्रांसपोज बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, देखो जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो फिर आप अगर माइनर निकाल रहे हो तो जो माइनर आएंगे ना वो पुराने वाले माइनर्स के ट्रांसपोज करके ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 1 1 0, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 by 2 का एक माइनर कंसीडर किया, ये वाला, ये माइनर मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, तो कितना आएगा, 1 वैल्यू आएगी। अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो उससे क्या होएगा, 1 2 3 0 1 2 1 1 0। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है ना, अगर इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3। ठीक है ना, यहाँ पे 2 3 1 2 था, यहाँ पे 2 1 3 2 है। तो मतलब क्या है कि जो, तो कहने का मतलब क्या है कि जो माइनर इस मैट्रिक्स के निकलेंगे सेम माइनर हमारी इस मैट्रिक्स के निकलेंगे, है ना, क्योंकि माइनर कैसे निकालते हो, सब मैट्रिक्स लेते हो, डिटर्मिनेंट निकालते हो, और यहाँ पे भी अब सब मैट्रिक्स लोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, और डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता अगर आप ट्रांसपोज कर देते हो। देखो अब इनकी पोजीशन तो चेंज होगी ना, 2 3 1 2 का 2 3 1 2 है ना, ट्रांसपोज होगी ये सब मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो यानी जो जो इसके माइनर है सेम इसके माइनर है, तो यही चीज़ यहाँ पे वर्डिंग में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ ऑल माइनर्स ऑफ ए के जितने भी माइनर आएंगे वो सेम होएंगे ए ट्रांसपोज वाले माइनर्स के साथ। ठीक है ना, दोनों में माइनर्स सेम सेम ही बनेंगे। हेंस ए ट्रांसपोज हैज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है ए की रैंक आर है, तो ए का कम से कम एक माइनर जरूर मिलेगा आर ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो है ना। हेंस ए ट्रांसपोज हैज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉन जीरो, जो कि कैसा रहेगा, नॉन जीरो, एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इफ़ एनी, अगर आर से बड़े ऑर्डर के कोई माइनर निकलता है तो वो कैसा रहेगा, ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो ए ट्रांसपोज में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी है, आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर आपको मिल रहा है, और आर से बड़े ऑर्डर के सारे माइनर ई ट्रांसपोज में अगर निकलते हैं, क्या पता ना भी निकले, बट अगर निकलते हैं बाय डेफिनेशन वो भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज ऑफ रैंक आर, तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज उसकी भी रैंक कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो हमने इम्प्लाई कर दिया रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम है, स्टेटमेंट है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स, उनकी आपको रैंक पता है, प्रोडक्ट आपने करी, एक नई मैट्रिक्स मिल गई, जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी ना उसकी रैंक कभी भी उन दोनों मैट्रिक्स की रैंक से बड़ी नहीं होएगी। प्रोडक्ट मैट्रिक्स की रैंक ए की रैंक से या तो लेस होएगी या इक्वल होएगी, और बी की रैंक से या तो लेस होएगी या इक्वल, कभी भी वो इन दोनों की रैंक से बड़ी नहीं हो सकती किसी की भी रैंक से। ठीक है ना, तो इसको हम प्रूव करते हैं।
लेट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू R1। हमने क्या किया, ए की रैंक लेट कर ली कितनी, R1, बी की रैंक हमने कितनी लेट कर ली है, R2। ए बी की रैंक लेट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे लेट कर ली हमने R रैंक है, ठीक है। अब देखो ए की रैंक कितनी है, R1 है, सिंस रैंक ऑफ ए इज़ R1, है ना। हमने एक्लन फॉर्म पढ़ी हुई है, रैंक कैसे निकालते थे एक्लन फॉर्म में। उस एक्लन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती वही रैंक होता है ना। अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज वो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की और उसकी रैंक 2 है, तो एक्लन फॉर्म में वो कैसे लिखी जाएगी, पहली 2 रोज तो नॉन ज़ीरो होंगी, 2 के बाद सारी रो मतलब तीसरी रो कैसी हो जाएगी, 0 रो। तो इसी फैक्ट का यहाँ पे यूज़ किया हमने। इफ़ वी राइट ए इन रो एक्लन फॉर्म, अगर ए को हम लिखे किस में, रो एक्लन फॉर्म के अंदर, देन देयर आर फर्स्ट R1 नॉन ज़ीरो रोज। मतलब एक की जब हम एक्लन फॉर्म लिखेंगे, ए को रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म के अंदर, तो उस एक्लन फॉर्म में पहली R1 रोज तो कैसी होंगी, नॉन ज़ीरो होंगी, बट R1 के बाद जितनी भी रो होंगी वो सारी की सारी ज़ीरो रो होंगी, ठीक है ना, रेस्ट आर ज़ीरो रोज। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक मैट्रिक्स बना दी हमने जिसका ऑर्डर कितना है, जिसमें नॉन ज़ीरो रोज है, तो R1 नॉन ज़ीरो रोज है, कोलन्स n थे, बाकी नीचे जो बच गई वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो रोज हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने क्या किया, बी को ट्रांसफॉर्म कर लिया कोलन रिड्यूस कोलन एक्लन फॉर्म के अंदर, ठीक है। कैसे, अब बी की रैंक R2 है ना। दस इफ वी राइट बी इन कोलन एक्लन फॉर्म, देयर आर फर्स्ट R2 कोलन्स आर नॉन ज़ीरो एंड रेस्ट कोलन्स आर ज़ीरो। तो कोलन एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले R2 कोलन तो नॉन ज़ीरो होंगे, उसके बाद राइट साइड में सारे कोलन्स कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो बी इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहाँ पे एफ एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना, n/R2, रोज n ही रहेंगी पूरी मैट्रिक्स में, बट R2 पहले R2 कोलन्स क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे, और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, ज़ीरो कोलन्स, ठीक है। अब हम ए बी की प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये एक ए जिसके इक्विवेलेंट थी वो हमने लिख दी, ये बी जिसके इक्विवेलेंट है वो हमने लिख दिया। प्रोडक्ट कैसे कराएंगे, जैसे ऑर्डिनरी मैट्रिसेस में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, वही वाला इसकी रोज को इसके कॉलम से। बेसिकली ये ब्लॉक मैट्रिसेस है, ठीक है ना। ये मैट्रिस यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स का ब्लॉक हमने कंसिडर किया हुआ है। तो ई की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की 0 से 0 आएगी, 0 की एफ से 0 आएगी, 0 की 0 से 0 आएगी, ठीक है। अब ई की एफ से देखो हो भी रही है, R1 n R2 है ना, सेम सेम है, तो प्रोडक्ट होगी और आंसर R1/R2 का आएगा, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनी है ई और एफ की मल्टीप्लाई करके, उसमें R1 रोज है और R2 कोलन्स है, बट जो ओवरऑल पूरी मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की, m/p ऑर्डर की, क्योंकि हमारी ए थी m/n ऑर्डर की, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो m/n की थी, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो n/p ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये सारी नीचे वाली जो रोज है वो ज़ीरो रोज है, इधर वाले कॉलम्स ज़ीरो कॉलन, तो ज़ीरो रोज और कॉलम्स तो रैंक में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है, तो रैंक जो मिलेगी वो केवल इस वाले पोर्शन से हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो वी नो डेट ज़ीरो रोज एंड कॉलम्स डजंट गिव एनी कंट्रीब्यूशन इन रैंक। तो ए बी की जो रैंक होएगी वो इस वाली जो ये ब्लॉक मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक होएगी उसी के बराबर होएगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की रैंक क्या होती है, सेम होती है। तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ई एफ। अब ई एफ की रैंक का कैसे पता करें, ई एफ की रैंक का हमें पता है कि किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों से क्या होती है, लेस देन इक्वल होती है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ई एफ की जो रैंक है वो लेस देन होएगी दोनों के मिनिमम से, है ना। जो R1 से भी छोटी होएगी, R2 से भी छोटी होगी, तो मिनिमम से बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन होएगी रैंक ऑफ ए से, रैंक ऑफ ए बी लेस देन होएगी रैंक ऑफ बी से। क्यों, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी R1 से छोटी है, R1 क्या है, रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन है R2 से, तो R2 क्या है, रैंक ऑफ बी है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की रैंक होती है वो इंडिविजुअल मैट्रिसेस की रैंक से क्या होती है, लेस देन या इक्वल होती है।